Hello everyone, I am back again with the second video of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Let's get a quick summary of the chapter. जितना हमने डिस्कस किया था फटाफट से उसका एक recap लेते हैं. The chapter we are not afraid to die if we can all be together has been written by Gordon Cook and Alan East. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये दो ऑथर यहाँ पे क्यों हैं, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर गॉर्डन कुक. ये इनका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ये उनकी ही जर्नी है जिसमें एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिस पे उन्होंने इस चैप्टर को लिखा विद द हेल्प ऑफ एलन ईस्ट. एलन ईस्ट की मदद से उन्होंने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को लिखा. देन गॉर्डन कुक ये जर्नी क्यों करते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गॉर्डन कुक इस जर्नी को इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे कैप्टन जेम्स कुक से, जिन्होंने 400 साल पहले एक वॉयज किया था, एक समुद्री यात्रा की थी राउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था उन्होंने. और ही गॉर्डन कुक ऑल्सो वांटेड टू रेप्लिकेट, वांटेड टू कॉपी द सेम. वो उसी जर्नी को फिर से जीना चाहते थे. ही वांटेड टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट दैट सेम जर्नी राउंड द वर्ल्ड. इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली के साथ इस जर्नी को स्टार्ट किया. एंड ऑन हिज जर्नी ही वॉज विथ हिज फैमिली, ही वॉज विथ हिज वाइफ जिनका नाम था मैरी, ही वॉज विथ हिज सन जिसका नाम था जॉनथन, एंड हिज डॉटर एंड हर नेम वॉज सूजन. इनका बेटा 6 साल का था और इनकी बेटी 7 साल की थी. एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी. फर्स्ट फेज़ तो ये लोग बहुत अच्छे से पार करते हैं, लेकिन सेकेंड फेज़ जैसे ही स्टार्ट होता है उनका, उस टाइम से वेदर थोड़ा ख़राब होने लगता है. एंड दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सम फेरोशियस स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, वो डरावना होता है. और समंदर में अगर वेदर ख़राब होता है तो देयर इज़ नो वन टू हेल्प यू. Then फिर we saw that they 2 crew members joined them in their journey. 2 crew member भी इनके साथ आते हैं जर्नी में. एक का नाम होता है विजिल और एक का नाम होता है सीजलर. तो ये दोनों भी इनके साथ केप टाउन से इस जर्नी को शुरू करते हैं. ये लोग कुछ दिनों तक तो ठीक से अपनी जर्नी को करते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग कुछ दूर जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि इनके वेदर ख़राब होने की वजह से इन लोगों को परेशानी होने लगती है आगे बढ़ने में. बट स्टिल ये लोग होप करते हैं कि वेदर ठीक हो जाएगा. तो ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. आफ्टर दैट दे ऑल्सो सेलिब्रेटेड न्यू ईयर, बट देयर होप वॉज नॉट रिडीम्ड एट ऑल. इनका जो होप होता है वो ऐसे ही बेकार चला जाता है, बिकॉज वेदर तो चेंज होता है बट इट चेंज फॉर द वर्स. और भी बुरा हो जाता है वेदर, तो कुछ भी अच्छा चेंज नहीं होता है. जैसे ना ही तूफ़ान थमता है, ना ही हवाएं धीमी होती है. लेकिन वी विल सी दैट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट ये लोग दिसंबर 25 सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, और वेदर जो है वो चेंज होता है लेकिन और भी बुरा हो जाता है. Now, from at dawn on January 2, the waves were gigantic. We went sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. अब at dawn, dawn का मतलब होता है सनराइज़. जो सनराइज़ का समय होता है DAWN. 4 जनवरी का दिन था, 2 जनवरी. 1 जनवरी इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया न्यू ईयर अच्छे से. फिर द डे इज़ 2 जनवरी. 2 जनवरी को जब सुबह होती है यानी कि सनराइज़ होता है, एट दैट मोमेंट द वेव्स वर जाइगैंटिक. वेव्स जाइगैंटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होना, जाइगैंटिक. ठीक है, इसका एक और सिनोनिम होता है जायंट, JAGAIANT. जायंट, जायंट का मतलब बड़ा होता है, जाइगैंटिक का मतलब बहुत बड़ा होता है. तो जो वेव्स थे, जो लहरें थी, वो ख़राब वेदर की वजह से और भी बड़ी बड़ी लहरों का सामना इनको करना पड़ रहा था. एंड इट वॉज गेटिंग वर्स एंड वर्स, और चीज़ें और भी बेकार होती जा रही थी. ऑलराइट, The waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib. अच्छा, in the last video I already told you कि jib क्या होता है. This long pole is called mast.
ये जो लंबा सा मेन पोल था इसको मास्ट कहते थे। और ये जो कपड़ा, ये जो ट्राइंगुलर कपड़ा होता था जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर शिप को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है और शिप को एक सीधे पेस पे सीधे रास्ते जाना होता है, शिप को सीधे रास्ते जाना होता है, तो इस कपड़े को वो लोग गिरा देते हैं। ठीक है, इसको, ये फ्लैग के जैसा होता है, इसको फहरा दिया जाता है और एक जगह पे टाई नॉट कर दिया जाता है ताकि शिप जो है वो अपनी गति से, अपने पेस से वो धीमे धीमे आगे बढ़ता जाए। तो अगर विंड जो है वो सीधी चल रही है, देखो समंदर में अगर शिप चल रहा है तो उसमें विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्योंकि शिप को उसी रास्ते ले जा, अगर बोट को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो बोट उसी रास्ते में जाती है जिधर विंड का बहाव है, जिधर हवा का बहाव होता है शिप या बोट उसी तरफ बहती है। ठीक है, तो जब बोट को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उस टाइम पे क्या, या फिर आपको सीधे रास्ते चलना है, बहुत देर तक बोट चल रही है और आगे का रूट जो है वो बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट टू द नोज़, तो फिर क्या किया जाता है, इस जिप को गिरा दिया जाता है और इसको नॉट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ताकि बोट अपनी गति से उस सेम पेस से आगे सीधे चलता जाए सॉरी। तो ये जो बड़ा वाला जिप था, ये अब विंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये उसका प्रेशर नहीं ले पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, स्मॉल जिप को इन्होंने गिरा दिया ताकि विंड जो है वो उस पर ज़्यादा असर ना पड़े और बोट जो है वो धीमे धीमे मतलब जिस भी पेस में विंड चल रहा है उस पेस में उनका बोट आगे की ओर बढ़ता जाए। ओके, सो and the screaming of the wind and spraying was painful to the ears। अब क्या होता था, जैसे जैसे लहर आती थी, जितनी लहर ऊंची होती थी उनका शिप उतना ही ऊपर उठता जाता था। ठीक है, जैसे शिप है पानी पे, तो जब नीचे से लहर आएगी तो शिप ऑब्वियसली ऊपर की तरफ उछलेगा, है ना। तो जितना वेव ऊंचा हो रहा था इनका शिप भी उतना ही उछल रहा था, रोज हो रहा था, राइज हो रहा था। ओके, सो रोज इज द पास्ट टेंस ऑफ राइज। राइज मतलब उठना, उगना या उठना, और रोज इज़ द पास्ट टेंस V2 ऑफ राइज। ओके, उसके बाद जो हवा थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी, और जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जब तूफ़ान आता है तो कहीं खिड़की या वेंटिलेटर के पास से आवाज़ आती है, हाउलिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, लगता है ऐसा होता है कि कोई भूत या घोस्ट आवाज़ निकाल रहा है, वैसा हवा की आवाज़ होती है वो। तो वहाँ पे जो हवाएं थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि कान में कोई स्प्रे कर रहा है, और वो पेनफुल था कानों के लिए, वो बर्दाश्त करने के बाहर था, क्योंकि वो जो सी था वो इनॉर्मस था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। ऑब्वियसली ओशन में ट्रैवल कर रहे थे वो लोग, इंडियन ओशन में सदर्न की तरफ, तो वो इतने बड़े, इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा, तो वो इतना ज़्यादा बड़ा था और उसकी वजह से हवाएं भी बहुत ज़्यादा थी जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल था, ऊपर से ख़राब वेदर। ठीक है, so to show the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything. We went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskin and life jacket and waited. अब मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि नए हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, जो रिलेटेड टू शिप हैं या नेवी या सेलिंग, जो समंदर में ही यूज़ किया जाता है, वैसे टर्म्स को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो नाउ वी कैन सी कि टू स्लो द बोट डाउन। अब बोट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रही थी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो बोट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा था, तो बोट के गति को कंट्रोल करना ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने स्मॉल जिप को गिरा दिया था। ठीक है, अब बोट का बहाव को धीमा करना ज़रूरी था, क्योंकि बोट अगर समंदर और वेव का, हवा और वेव का जो लहरें थी उनकी गति से अगर चलता तो बोट पलट जाता। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि उसको कंट्रोल किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि हैवी, भारी रोप्स होते हैं, एंकर होता है, जिसको अगर पानी में गिरा दो तो वो भारी होता है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो पानी के अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, कंट्रोल करता है बोट को। या आपने कभी देखा होगा शिप को रोका कैसे जाता है, तो उसमें एंकर होता है, बहुत बड़ा सा एंकर होता है। एंकर इस तरीके का, इस शेप का होता है, कुछ इस शेप का एंकर होता है, इसमें इस तरीके का रस्सी लगा होता है, और इसको गिरा दिया जाता है जब, तो फिर पानी में, और ये
नीचे पहुंच करके बोट की गति को क्या करता है, बोट के स्पीड को धीमा कर देता है। इसको एंकर कहते हैं। इसमें मोटी सी रस्सी लगी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब को गिरा दिया। एक स्टॉर्म जिब भी होता है इसमें, ठीक है। ये सारे जिब तो पेस कंट्रोल करने वाले हैं। एक स्टॉर्म जिब भी होता है जो जनरली तूफान के टाइम पे जिसको फहराया जाता है, गिराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे शिप में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो उन्होंने उसको भी गिरा दिया, स्टॉर्म जिब को भी। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और यहाँ पे बोट के यहाँ पे बहुत सारे लूप्स में रस्सी को, ताकि बोट भारी हो जाए, पीछे का हिस्सा भारी हो और बोट जो है वो धीमा हो जाए, बोट को कोई खींच ना पाए। क्योंकि मूरिंग का मतलब होता है मोटी मोटी रस्सियाँ जो एक साथ गांठ बंधी होती है उस पर, उसमें लूप में गोल गोल करके। स्टर्न मैंने आपको बताया था कि ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसको स्टर्न बोला जाता है। इसमें उन्होंने क्या किया, हैवी रस्सी जो थी उसको लैश कर दिया, गिरा दिया, बांध दिया। एंड देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग। और इन्होंने सारी चीज़ों को डबल चेक किया, क्योंकि अब देखा जाए तो इनका लाइफ सेविंग ड्राफ्ट वो शुरू हो रहा था। ड्रिल देखा होगा आपने, जो सोल्जर्स करते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे एक्सरसाइज करते हैं, छोटा छोटा ऐसा एक्ट प्ले करते हैं जिसमें कि मान लो दुश्मन आ गया, वहाँ से अगर दुश्मन अटैक करेगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। उसी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से समझो इनका ड्रिल चल रहा था कि अगर ऐसा ख़राब वेदर होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये पहले से जो प्रिपरेशन है, ये एक्सरसाइज ये शुरू कर दिया था इन्होंने, जबकि ये कोई गेम नहीं था, ये इनका रियल लाइफ सिचुएशन था जिसमें इनको प्रिपेयर्ड रहना था कि अब और अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो क्या क्या चीज़ें इनके साथ रेडी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इनके पास होनी चाहिए। तो इन्होंने सब कुछ डबल चेक किया। ओके, लाइक लाइफ राफ्ट ड्रिल, इनका समझो कि ज़िंदगी और मौत के बीच में इनका सिचुएशन वैसा वाला शुरू होने वाला था, क्योंकि इनके सामने एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता था। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, इन्होंने जितने भी सारी चीज़ें लाइफ लाइन जो होती हैं बोट में अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, जैसे लाइफ जैकेट होते हैं, वो सारी चीज़ें सब इन्होंने इकट्ठी कर ली। बोट इकट्ठा, एंकर, मूरिंग रोप्स, एवरीथिंग, कि अगर कूदना पड़े अपने आप को तो वो रस्सी, बोट शिप डूब जाए लेकिन अगर आप रस्सी से बांध करके अगर रस्सी पकड़ करके या किसी चीज़ के सहारे अगर आप समंदर में रहो तो फिर आप नहीं डूबोगे, क्योंकि समंदर बहुत इनॉर्मस होता है, बहुत बड़ा होता है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हो, हैवी चीज़ से, तो आप डूबोगे नहीं, ठीक है, अगर आपको तैरना आता है तो ये सारी चीज़ें ये लोग प्रिपेयर कर रहे थे। और डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट। डोंट ऑयल स्किन, डोंट का मतलब होता है पहनना, उन्होंने सारा ऑयल स्किन पहन लिया। ऑयली चीज़ें डूबती नहीं हैं, तो ऑयल स्किन का मतलब होता है वो जो लाइफ जैकेट वगैरह होता है उसमें बहुत चिपचिपाहट होती है, वो ऑयल स्किन होता है उसका पूरा, ठीक है, ताकि वो जो लाइट वेट होता है वो डूबने नहीं देता है चीज़ों को। और सारी चीज़ें इन्होंने तैयार कर लिया और अब इंतज़ार कर रहे थे ये लोग। अब इंतज़ार का टाइम था, क्योंकि सब रेडी है, पूरे वर्स्ट चीज़ के लिए लोग प्रिपेयर थे। और प्रिपेयर रहना भी चाहिए कि एक बार डिज़ास्टर आ जाए, एक बार आप विपत्ति आ जाए, उसके बाद आप सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हो तो कुछ हो सकता है मिलेगा या नहीं, या सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। इसलिए सारी चीज़ें पहले से इन्होंने प्रिपेयर करके रख ली थी। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। और देखो, इम्पेंडिंग का मतलब जिसका इंतज़ार था, ठीक है, लग ही रहा था कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, और वो आ गया। और पहली झलक उसकी कब थी? 6 बजे शाम में उनको दिखाई देती है कि हाँ कुछ बहुत ख़राब होने वाला है। विद एन ओमनियस साइलेंस, उसके पहले समंदर में बहुत ज़्यादा साइलेंस था, भयानक। ओमनियस मीन्स बहुत भयानक, ठीक है, इतना ज़्यादा कि अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा सुहाना नहीं था। समंदर जब शांत होता है तो डरावना होता है, ठीक है, वैसा साइलेंस था वहाँ पे। और द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। विंड जो था वो ड्रॉप हो गया, बंद हो गया, ठीक है। जब तूफ़ान आता है, जब हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है तो बारिश नहीं होती है, तो जब तूफ़ान थम जाता है तब बारिश आती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तूफ़ान थम गया और बादल काले हो गए, बहुत ज़्यादा काले। इसका मतलब अब बारिश शुरू होने वाली है, वो भी तूफ़ान के साथ वाली बारिश और ख़राब होती है। Then came a growing roar and enormous cloud towered aft of the ship. ये जो पार्ट है
यहाँ से यहाँ तक का, इसको आफ्ट बोला जाता है, AFT, ये जो पार्ट इतना आधा, ठीक है, इसको आफ्ट बोला जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया, पूरा बादल घिर के आ गया था और ऐसा लग रहा था कि इस पार्ट में ही को टारगेट करके रखा हुआ है बादलों ने कि बारिश होगी और यहीं गिरेंगे हम लोग, गरजेंगे तो यहीं गरजेंगे, बिजली गिरेगी तो यहीं गिरेगी, जो होना है यहीं पे करेंगे हम लोग। ऐसा लग रहा था कि बादल सारे प्लान करके आए हैं और इस बोट को आज तो छोड़ना नहीं है, इस तरीके का इंटेंशन लग रहा था। एक्चुअली ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा था क्योंकि यहीं पे क्या हो गया कि बहुत घने बादल, एकदम काले बादल आकर के इस बोट को यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया था। जस्ट बोट के ऊपर दिखाई दे रहे थे वो घने बादल। टावर्ड मतलब जस्ट ऊपर, बहुत लंबा ऊंचा। With horror I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. लेकिन कमाल की बात ये थी, कमाल की नहीं, डरने की बात ये थी कि ये जो यहाँ पे एफ्ट पे जो बादल दिखाई दे रहे थे वो एक्चुअली बादल नहीं थे। वो एक सेकेंड के लिए ऐसा लगा कि वो बादल है, वो इतना गहरा और घना था, लेकिन एक्चुअली वो बादल नहीं था, वो ये वेव यहाँ से उछल करके और इतना ऊंचा हो करके इसको घेरे हुए आ रहा था कि जो बोट है वो बोट के यहाँ तक, मतलब आधे बोट को उस वेव ने कवर कर लिया था। यहाँ से जो वेव, जो लहर इतनी ऊंची उठी हुई थी कि वो उसने आधे बोट को कवर कर लिया था, ठीक है। वो इतना ज़्यादा भयानक वेव अचानक से झटका देता है ये लोगों को, ठीक है। और वो इतना वर्टिकल था, वर्टिकल मीन्स ऐसा, वेव जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, जनरली क्या हॉरिजॉन्टल ही होता है वेव्स, लेकिन वो वेव इतना ऊंचा हुआ, इतना वर्टिकल हो गया, ऐसा लग रहा था कि वेव खड़ा हो गया है, ठीक है। ऐसे भी जो सुनामी का वेव्स होता है या जो बहुत जो डिज़ास्टर्स वेव्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इतने हवा के साथ और इतने प्रेशर के साथ वो आते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको बहा करके वो ले जाएंगे, और विद इन अ सेकेंड, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड ऐसा होता है। सो इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, वो इतना परफेक्ट वर्टिकल दिखाई दे रहा था कि जैसे वो खड़ा है कुछ समय के लिए। बट अ वेव लाइक नो अदर, इससे पहले गॉर्डन कुक ने आज तक ऐसा वेव नहीं देखा था अपनी लाइफ में। एंड विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, अगर वेव ऐसे उठ रही है तो ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, जो ऊंचा वाला पार्ट होता है, ठीक है। वेव या कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा ये हाइपरबोला या ऐसा यू कैन से शेप होता है, तो उसका ये जो ऊंचा वाला पार्ट होता है इसको क्रेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लहर थी वो इतनी ऊंची उठी कि इसका जो क्रेस्ट था वो एकदम फ्राइटफुल दिख रहा था, डरावना दिख रहा था, ठीक है। वो एकदम ऊंचा हो गया था। ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि अगर आप खड़े हो, आपके पास एक बड़ा सा शिप है, आप शिप पे हो, ये जो कुछ 50 मीटर ऊंचा आपके पास मास्ट है और जो लहर है वो उससे भी ऊंचा है, तो इट कुड लुक सो फ्राइटफुल। वो कितना डेंजरस हो सकता है, कितना भयानक वो नज़ारा होगा, ये शायद इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप and the face of the wave। अच्छा, मैंने आपको बताया ये स्टर्न होता है, पीछे का पार्ट, ठीक है। जो वेव्स था वो इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा भयानक था, ऐसा लग रहा था कि वो गरज रहा है, गुर्रा रहा है, शेर दहाड़ मार रहा है, शेर दहाड़ता है ना, रोर, वैसा लग रहा था। और वो जैसे जैसे लहरें तेज़ हो रही थी, जैसे जैसे वैसे वो दहाड़ और तेज़ हो रही थी, ठीक है। लग रहा था कि सारे के सारे इकट्ठे होकर के शिप को ही उन्होंने टारगेट किया हुआ है और सब उसके इर्द गिर्द इस शिप को डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सारा नज़ारा ही ऐसा था और इतने बड़े बड़े वेव्स थे और सब मिलकर के ऐसा लग रहा था गरज रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और सिर्फ इसी बोट पे। एंड सब थंडर के जैसा, मतलब लग रहा था बिजली कड़क रही है अचानक से। एज द स्टर्न मूव्ड अप, और इतना भयानक वेव था कि ये जो स्टर्न है वो इस तरीके से पलट के ऊपर हो गया, मतलब बोट टेढ़ा हो गया, ठीक है। स्टर्न ऊपर चला गया, मतलब आगे का पोर्शन नीचे हुआ होगा तभी गया है, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि बोट अभी ऐसा था, बोट अभी ऐसा हो गया। इनका स्टर्न जो था वो ऊपर हो गया, अभी बोट ऐसा था
और ये स्टर्न है, पीछे का पार्ट है, वो इस तरीके का हो गया, यानी कि बोट टिल्ट हो गया था, पूरी तरीके से उठ गया था. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ऑन द ग्रीन बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक. और वो जो लहर वो ऐसे थंप करके गिरा, सारा का सारा पानी कहाँ आया, डेक पे आया, और एक एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन लगा जैसे कि कोई धमाका हुआ हो, ठीक है. वो बॉम्ब फटने से भी ज़्यादा, उतनी बड़ी लहर, आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग, या क्या ही हुआ होगा, पानी आई होगी ज़्यादा, लेकिन उतना पानी अगर बोट पे आए, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है डेक, जो फ्लोर होता है इसको डेक बोलते हैं, ठीक है. तो वो जो लहर से जो पानी आया इस पे जब गिरा डेक पे, ऐसा लगा कि एक्सप्लोजन हो गया, कुछ फटा, ठीक है, इस तरीके का वो, और पूरा का पूरा डेक हिल गया, शेक हो गया, ठीक है. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel. आप ये जो लहर आई थी, उस लहर में इतना ज़्यादा फोर्स था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो. सोचो उसमें इतनी ताकत थी सिर्फ एक लहर में कि उसने पूरे बोट को स्मैश कर दिया, पूरे बोट को तोड़ दिया, हिला के रख दिया. उतना बड़ा बोट, 23 मीटर का बोट था वो, और उसको पूरी तरीके से हिला के रख दिया सिर्फ एक वेव ने. ऐसा लगा कि कोई धमाका हुआ, पूरा का पूरा पानी, ग्रीन और वाइट पानी के कलर को बताया जा रहा है, वो आया, ऐसा लग रहा था कि कोई ग्रीन और वाइट कलर का बॉम्ब पटक दिया हो डेक के ऊपर, और ये पूरा का पूरा फ्लोर वो स्मैश हो गया, टूट गया. जो गॉर्डन कुक, उनका हेड वो भी स्मैश हुआ, मतलब किसी चीज़ में जा कर के टकराया. और एंड आई वॉज अवेयर ऑफ, अच्छा व्हील में टकराया, इन टू द व्हील, वो व्हील को हैंडल कर रहे होंगे, चला रहे होंगे शिप को, तो उनका जो वो झटका लगने की वजह से उनका सर जो है वो जा करके व्हील में टकराया, उस हैंडल में स्टीयरिंग में टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग अबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और उनको ऐसा फीलिंग आया कि वो इतना पानी आ गया था कि वो जा कर के गिरे, और ओवरबोर्ड का मतलब होता है समंदर से बाहर, बोट के बाहर जा कर के गिरना. ऑन बोर्ड का मतलब होता है बोट पे या शिप पे, ओवरबोर्ड का मतलब शिप के बाहर, ठीक है. तो अभी तो बोट टेढ़ा ही था, ऐसे टेढ़ा था, ठीक है, और वो गिरे तो वो बोट से बाहर जा कर के गिरे. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो डूबने लगे, वेव्स में ही, लहरों में ही वो डूबने लगे. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. उनको एहसास हो गया कि मेरा अंत नज़दीक है, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा. एंड एज वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. अब वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहे थे, वो अपना कॉन्शियसनेस को खो रहे थे, मतलब वो बेहोश हो रहे थे, उनमें होश नहीं था, क्योंकि उतने ज़ोर से उनका सर व्हील को जाकर लगा था कि उनका सेंसेस जो है वो काम नहीं कर रहा था. लेकिन उनको एक पीसफुल एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अंत उनका नज़दीक है. और वो काफ़ी उतना शोर शराबा, इतना भयानक एक्सप्लोजन, सब कुछ हो रहा है, और अचानक से बेहोश हो जाओगे तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है. तो उनको थोड़ा सा पीसफुल महसूस हुआ, ऊपर से वो डूब भी रहे थे. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. लेकिन अचानक से उनका सर पानी के बाहर निकला, क्योंकि वो डूब रहे थे. अचानक से उनका सर पानी के बाहर निकला. अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. और वेव वॉकर कुछ दूरी पे क्या हो रहा था कि वो तो पानी के बोट से बाहर जा कर के गिरे हुए थे, और वेव्स में वो किसी तरीके से डूब रहे थे. डूबते डूबते उनका सर पानी से बाहर निकलता है, और दूर उनको नज़र आता है कि वेव वॉकर जो है वो कैप्साइज हो रहा है. कैप्साइज मतलब डूब रहा है. ये जो मास्ट है ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी ये वर्टिकल है, और ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो समझो कि बोट डूब गया या डूब रहा है. ऑलमोस्ट इस स्थिति में है बोट, क्योंकि स्टर्न ऊपर हो चुका है, तो मास्ट भी जो है वो, अभी बोट ऐसा था, ठीक है, ये मास्ट है, अभी ये मास्ट जो है वो वर्टिकल है. अब जब स्टर्न ऊपर होगा तो मास्ट भी क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा. तो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो चुका, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका था मास्ट, यानी कि बोट पूरी तरीके से सीधा हो गया था. अब देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट. लेकिन फिर से एक वेव आती है इधर से, जो कि इनको सीधा करती है, वेव वॉकर को सीधा कर देती है, अपराइट कर देती है, ठीक है, सीधा कर देती है. माई लाइफ लाइन जर्क टॉट. और उनका जो लाइफ लाइन था वो भी, यानी कि वो भी शिप पे वो वेव की वजह से क्या हो गए, वापस आ गए, ठीक
ठीक है, और उनका जो लाइफ लाइन था वो सख्त हो गया। सख्त टॉट का मतलब वो बच गए, ठीक है। एंड माई लाइफ लाइन टॉट मतलब अब उनका लाइफ लाइन ठीक है, वो जिंदा है। अभी तक जो उनकी अनकॉन्शियस हालत थी, उनको डेथ नज़दीक नज़र आ रहा था, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए। I grabbed the guardrails and sailed through the air into the deck like a dragged wave walker's main boom। और यहाँ पे रेलिंग भी होती है इधर पे चारों तरफ, ठीक है। ये जो रेलिंग थी इसको पकड़ के वो किसी तरीके से बोट पे वापस आए, ठीक है। और यहाँ पे डेक पे चलते चलते उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को संभाला इस मेन बूम तक। मेन बूम या ये जो पूल है इसको बूम बोला जाता है। कोई भी पोल जो होता है उसको बूम बोला जाता है। तो ये मेन पोल की बात कर रहे हैं, वो मेन पोल तक किसी तरीके से हवा में हाथ मारते मारते पहुँचे। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll। और वेव्स आई जा रही हैं, लहरें बोट पे आई जा रही हैं और कोई कभी इसको इधर पटक रही हैं, कोई कभी उसको उधर पटक रही हैं। और ऐसा लग रहा था कि गॉर्डन कुक इस डेक पे ऐसे लग रहे थे कि जैसे एक डॉल हो, जैसे फटा चिटा जो स्टफ डॉल होता है ना, वो कचड़े वाला डॉल जो कभी उधर फेंका रहा है, कभी उधर गिर रहा है, कभी उधर पैर लग रहा है। तो इस तरीके से इनकी हालत हो गई थी। और जो वेव्स था बार बार कभी इनको टक्कर मारता था, वो इधर गिरते थे, कभी इधर गिरते थे, कभी उधर गिरते थे, ठीक है। ये उनकी हालत हो रखी थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। और ये बहुत बुरा था इनके साथ। और बुरा होता है इनका रिब जो होता है, यहाँ रिब केज होता है ना, उनके लेफ्ट रिब की जो हड्डी थी वो टूट चुकी थी। उनके मुंह में पूरा ब्लड भर चुका था और उनके दांत भी टूट चुके थे। मतलब ही वॉज बैडली इंजर्ड, अच्छी खासी चोट लगी थी उनको। Somehow I found my wheel line up and the stern for the next wave and hung on। किसी तरीके से उन्होंने अपने व्हील तक वो किसी तरीके से पहुँचे, जिसको वो चला रहे थे, जिसको वो संभाले हुए थे, किसी तरीके से वो वहाँ तक पहुँचते हैं। लाइन अप द स्टर्न, और उसको संभालते संभालते बोट को उन्होंने सीधा किया और उस पर अटक गए कि नेक्स्ट वेव अब आए भी तो उसको मजबूती से पकड़े रखना है ताकि वो नेक्स्ट वेव उनको फिर से टक्कर मारे और वो इधर उधर ना गिर जाएं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सख्ती से उसको पकड़ लिया। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below and I dared not abandon the wheel to investigate। अच्छा, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह बस वाटर था। अब आप पूछोगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है मैम, वाटर वाटर एवरीवेयर, इसमें कुछ खास तो है नहीं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, एक नॉवल था जिसका ये बहुत ही फेमस लाइन है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। एस टी कॉलरिज ने उसको लिखा है और उसी का ये बहुत ही फेमस लाइन है। इसी को उन्होंने वापस से बोला। यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर का कुछ और मतलब था और यहाँ पे कुछ और मतलब है। तो यहाँ पे सच में एक्चुअली में पानी सब तरफ था, उसमें भी पानी हर तरफ था, लेकिन वो लोग फंस जाते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर बोलते हैं। और यहाँ पे भी वही हाल है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में कि चारों तरफ पानी होता है लेकिन उनको पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं होता है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, इसके आगे की लाइन है। लेकिन दैट डजेंट मैटर, उसी को यहाँ पे कॉपी किया है इन्होंने और बोला है वाटर वाटर एवरीवेयर। इनके भी चारों तरफ पानी ही पानी 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 ही है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि बोट टूट चुका है, बोट पे पानी आ चुका है, लहरें हैं, हर 2-2 सेकंड में एक लहर आकर के इनको गिरा दे रही है, पानी पूरे बोट पे पानी आ चुका है। बोट पे जब आप चल रहे हैं तो डेक पे तो पानी नहीं होता है ना, उसके सरफेस पे पानी नहीं होता है, पानी होती है समंदर में होती है। आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ पानी दिखाई दे रहा है, अब तो बोट पे भी पानी आ चुका है। तो ही इज सेइंग वाटर वाटर एवरीवेयर, ओके। नाउ आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो। अब इनको ये बात एहसास हो गया था कि बोट में नीचे भी, बिलो मतलब इस एरिया में भी, क्योंकि जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो रहने का जगह, खाने पीने सोने का जगह होता है, वो ये है शिप में, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है। तो इसमें भी पानी आ चुका है, ऐसा उनको एहसास हो रहा है। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो यहाँ पे उस व्हील को छोड़ करके जो व्हील ये चला रहे थे, जिसको हैंडल किया जाता है,
और जिससे बोट चलता है, शिप चलता है, उसको ये छोड़ करके, इनमें हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे जा कर के देखें कि पानी कहाँ तक पहुँचा है, स्थिति कितनी ख़राब है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन अप। अचानक से फ्रंट हैच, हैच का मतलब होता है डोर, जो मेन डोर होता है यहाँ पे नीचे से ऊपर चढ़ करके जाने के लिए डोर होता होगा, तो वो अचानक से खुलता है और वहाँ से आवाज़ आती है मैरी अपीयर्ड, और इनकी वाइफ आती है वहाँ पे गेट के पास। गेट खोल के इनकी वाइफ आती हैं और चिल्लाती हैं, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। डेक पूरी तरीके से पानी से भर चुका है, नीचे हम लोग डूब रहे हैं, पूरे जगह पे पानी भर चुका है, क्योंकि अभी तक तो इनके बच्चे और इनकी वाइफ नीचे थी, ये ऊपर थे, और ऊपर जो स्थिति थी वो तो थी ही, नीचे भी क्या हो गया था कि बोट टूट चुका था और नीचे भी पानी भर रहा था। पूरे टाइटैनिक वाला सीन था कि यहाँ से बोट टूट जाता है शिप, और यहीं से पानी भरना शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे पूरे बोट में, पूरे शिप में पानी भर जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो गया, पूरे बोट में अंदर 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 पानी भरते जा रहा है, और वी आर सिंकिंग, वो चिल्लाती है कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, पूरा डेक जो है वो टूट चुका है। ऑलराइट, टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रीम फॉर द हैच। वो अपनी वाइफ को चिल्लाते हैं, बोलते हैं आकर के व्हील संभालो, टेक द व्हील, व्हील संभालो, मैं आता हूँ। वो दौड़ करके गेट के पास जाते हैं। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल, द होल स्टारबोर्ड साइड bulged inwards, clothes, crockery, charts, tins and toys sloshed about in deep water. अंदर और बुरा स्थिति था, हालत और ख़राब हो चुकी थी। लैरी और हर्ब, आपको याद होगा लैरी विजिल और हर्ब जो थे, हर्ब सीजलर, ये लोग दोनों इनके क्रू मेंबर्स थे। अभी तक मैं सोच ही रही थी कि आखिर वो लोग दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नीचे पानी पंप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पानी को। ठीक है, पानी पंप, मैडमैन, पागलों की तरह पानी निकाल रहे हैं वो लोग, क्योंकि पानी बोट में नहीं रहना चाहिए। पानी इज़ लाइक वाटर इन द बोट इज़ लाइक अ पॉइजन, ठीक है, जो कि बोट को कुछ घंटों में ही डुबा देगा। 2 से 3 घंटे में ही बोट पूरा पानी से भर जाएगा और पूरा बोट डूब जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग बोट कुड एवर एक्सपीरियंस। एक शिप जो सबसे बुरा चीज़ अगर एक्सपीरियंस कर सकता है तो वो एक छोटे से छेद से पूरे बोट में पानी भर सकता है और बोट पूरा डूब सकता है। तो वो लोग पानी जितना निकाल सकते थे, वो लोग पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे, निकाल रहे थे। ओके, और जितनी भी उनकी चीज़ें थी, जितनी भी टॉयज़, क्लोथ्स, क्रॉकरी यानी बर्तन जितने भी चीज़ें थी, शीशे के बर्तन और चार्ट, टिन पेपर, टॉयल, सब पानी में इधर उधर बह रहा है, तैर रहा है। मतलब कुछ भी अपनी जगह पर नहीं बचा था, क्योंकि उतने ज़ोर से बोट पे धक्का लगा था, मतलब वेव जो आया था उसकी वजह से पूरा बोट हिल चुका था, शेक हो गया था, ऐसा लगा था कि बॉम्ब फटा हो। तो एक जगह पे ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो टिम्बर्स थे, जैसे कि ये बोट होता है उसमें भी जगह जगह पे वॉल होता है, सीलिंग होती है, और वो सब लकड़ी का बना होता है। तो टिम्बर जो लकड़ी है वो जगह जगह से टूट करके और इधर उधर लटक रहा था। मतलब वो बहुत ही भयानक सिनेरियो हो चुका था, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हों, और जो लकड़ियाँ हैं ऊपर से हंग, मतलब लटक रही थी क्रेजी एंगल्स पे इधर उधर। कोई फिक्स जगह पे नहीं कि आप यहाँ से घुसोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, सब इधर उधर से टूट फूट करके नष्ट हो चुका था। आई हैव स्वैम हाफ क्रॉय इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। किसी तरीके से वो आधे टाइम पे तैरे, आधे टाइम पे रेंग के किसी तरीके से बच्चों के कैबिन में पहुंचते हैं। कौन? गॉर्डन कुक। ओके, या आई आस्क्ड, आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट। उनके बच्चे बोलते हैं, वो पूछते हैं अपने बच्चों से कि क्या तुम लोग ठीक हो? और वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग ठीक हैं। वो लोग कहाँ बैठे हुए हैं? जैसे ट्रेन होता है, ट्रेन में लोअर बंक होता है, अपर बंक होता है, तो वो लोग जो जिस भी रूम में वो लोग रह रहे होंगे उस रूम में एक अपर बर्थ होगा, उसमें वो लोग बैठे हुए हैं और वहीं से बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक हैं। लेकिन उनकी बेटी बोलती है बट माई हेड हर्ट्स, लेकिन मेरे सर में दर्द हो रहा है, उसको चोट लगी थी, और वो बोलती है कि इन माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आई, उसके आँख के ऊपर एक बड़ा सा
सूजन हो गया था, उसका आँख फूल गया था सर के ऊपर, क्योंकि वो उसका सर कहीं टकराया होगा या उसके सर पे कुछ लगा होगा आकर के, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगी और सर जो है वो सूजन हो गई थी, उसमें सर फूल गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट हर बम्प्ड हेड, लेकिन सब कुछ सिचुएशन इतना ख़राब था कि उस छोटे से चोट को पे ध्यान देने का समय नहीं था और उतना कंसिडर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो चोट पे पट्टी करने मलहम करने बैठते तो काफ़ी टाइम बीत जाता या पानी और भर जाता या सिनेरियो और भी ख़राब हो सकता था। उनकी बीवी ऊपर थी, अकेले वो व्हील संभाल रही थी, लैरी और विजिल पानी निकाल रहे थे, उनके बच्चों को चोट लगी हुई है, उनको भी किसी तरीके से बाहर लेकर के जाना है, क्योंकि पानी सबसे नीचे भरेगा सबसे पहले, तो नीचे सबसे पहले पानी भरेगा तो सबसे पहले बच्चे डूबेंगे। नीचे बोट में पानी अगर भरना शुरू होता है तो सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में भरना शुरू होता है, ठीक है। तो नीचे पानी भरेगा, मतलब टाइटैनिक में भी आपने देखा होगा तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले भरता है ना। तो दिस वाज द सिनेरियो। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सारी चीज़ें इधर उधर उथल पुथल हो गई थी। ये एडवेंचरस ट्रिप नहीं हो करके ये एक लाइफ थ्रेटनिंग ट्रिप हो गया था, जिसमें इनके सबके जान पे आकर के बन गई थी और सिचुएशन वाज गेटिंग वर्स एंड वर्स। इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि मौसम इतना ख़राब होगा, डिज़ास्टर्स हो जाएगा और सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। इन्होंने बोट को भी काफ़ी रफ़ वेदर में टेस्ट किया था, लेकिन जो रियल लाइफ जो टाइम होता है वो उसी समय का होता है। कितना भी आप प्रिपेयर कर लो, अपने आप को तैयारी कर लो जंग के लिए, लेकिन जंग का जो समय होता है वो जंग का ही समय होता है। उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि दुश्मन या डिज़ास्टर उसी डायरेक्शन से आएगा या फिर उसी डायरेक्शन में हमला होगा और मैं यही वाला शॉट मारूंगा, यही वाला टेक दूंगा। दैट इज़ ऑन द फील्ड, वो फील्ड में ही होता है। उसी तरीके से ये लोग कितने भी प्रिपेयर्ड थे, लेकिन जो सिचुएशन अभी ये लोग फेस कर रहे थे, इसको इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. I hope you have understood it very well, because I have already discussed each and every part of the ship. I have cleared every term. मैंने एक एक टर्म को जो कि नया है आप लोगों के लिए उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. दिस पोल इज़ कॉल्ड द मास्ट, क्योंकि यही सारे नए टर्म्स हैं जो चैप्टर को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट बनाते हैं. अदरवाइज चैप्टर का लैंग्वेज जो है वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो वर्ड्स ऐसे ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स डाले हुए हैं, आई मीन टेक्निकल वर्ड्स डाले हुए हैं, जो सिर्फ बोट पे ही शिप पे ही यूज़ किया जाता है. तो हम लोग रोज़ शिप पे नहीं जाते हैं, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स. तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. अगर कोई नॉर्मल रीडर इसको पढ़ता है तो उसके लिए ये समझना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सारे टर्म्स हम लोग रोज़ नहीं पढ़ते हैं, ना ही ये हम लोगों को डेली यूज़ करते हैं, ना ही हम लोग को ये समझ आने वाले हैं. तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द स्टर्न, दिस इज़ द मास्ट, दिस इज़ द जिब, दिस इज़ अ स्मॉल जिब एंड देर इज़ अ स्टॉर्म जिब ऑल्सो. स्टॉर्म यानी तूफान वाला जिब भी है. देन दैट इज़ द क्रेस्ट, अगर वेव्स आ रहे हैं, लहरें आ रही हैं, तो उसका जो सबसे टॉप का हिस्सा है वो उस टाइम पे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है. देन दिस इज़ द हल, दिस इज़ द मेन बूम, ठीक है. एंड दिस इज़ द एंकर, यहाँ पे मूरिंग रूप है. एंड ऑल दिस इज़ डेक, दिस इज़ गॉर्डन व्हील एंड गॉर्डन कुक, एंड दिस इज़ द व्हील. सो आई होप you must have understood this chapter so far. Thank you for today.